नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माताजी की पाठशाला में। और आज की क्लास में दोस्तों हम कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे जो कि MP-TET वर्ग 3 की दृष्टि से और C-TET वर्ग 3 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, जो 6 या 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष या 12 वर्ष तक की आयु को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जो 11 वर्ष एवं 12 वर्ष की ऊपर की आयु को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और सी संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे हम सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष या 3 वर्ष तक की आयु होती है। और चौथा विकल्प पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में प्रे ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और ये अवस्था 2 या 3 वर्ष की आयु से लेकर 6 या 7 वर्ष तक की आयु की होती है। तो दोस्तों, इन 4 विकल्पों में से वो कौन सा विकल्प है जो अमूर्त संकल्पना के बारे में चिंतन करना शुरू करता है। तो अमूर्त का मतलब होता है कि बिना चित्र देखे हुए किसी भी वस्तु के बारे में बच्चा चिंतन करने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है, तर्क करने लगता है। इसी को हम अमूर्त संकल्पना कहते हैं। तो दोस्तों, जब बच्चा बड़ा होगा तभी तो कुछ वो अपने दिमाग से सोचेगा किसी भी वस्तु के बारे में, तभी तो सोचेगा वो जब उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इन 4 ऑप्शनों में से वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोस्तों, स्वाभाविक है कि ये वो ऑप्शन बी नंबर का ही होगा, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी उसे जाना जाता है। और देखिए, ये है 11 वर्ष से ऊपर की आयु होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अंग्रेजी में हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसी को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और इसी को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये नाम और ये नाम एक ही है। और देखिए, जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, मुख्य रूप से ये 4 अवस्थाएं। सो पहली अवस्था तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था है, जिसे हम सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, जो जन्म से 2-3 वर्ष तक चलती है। और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रे ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। और ये 2 से
6-7 वर्ष तक की उम्र में चलती है। और तीसरी ये है जिसे हम अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। और ये अवस्था 7 से 6 या 7 से लेकर 11 वर्ष या 12 वर्ष तक की उम्र में चलती है। तो दोस्तों, इसको हम समझ गए हैं। चलिए दूसरा, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, जिसे हम बौद्धिक विकास को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो देखिए, पहला है कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो ये प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की वो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो दोस्तों, हमें इसमें ये बताना है कि किस वैज्ञानिक द्वारा वो 4 अवस्थाएं दी गई या पहचानी गई, इसमें ये पूछ रहा है। तो अभी हमने पहले प्रश्न में जो 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, उसी के बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है कि वो 4 अवस्थाएं किस वैज्ञानिक ने दी। तो हमने बताया था अभी कि जीन पियाजे ने ही वो 4 अवस्थाएं दी हैं। तो इसका भी आंसर जीन पियाजे होगा, क्योंकि जीन पियाजे द्वारा ही बच्चे की ये बौद्धिक विकास की ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो इन्होंने ही इन 4 अवस्थाओं को बताया है। आइए तीसरा देखते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। विकास तो बालक का निरंतर होता ही रहता है। गर्भकाल से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए तब तक किसी न किसी प्रकार का विकास होता ही रहता है। ये स्वाभाविक है। तो ये कहता है प्रश्न कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन भी कहते हैं। और दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो बताइए, इन 4 में से वो कौन सा है? कौन सा सिद्धांत जो कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? तो वो होगा विकास। देखिए, व्यक्ति का कभी रुकता नहीं है। कैसा चलता है? हमेशा, निरंतर। तो इसका ये आंसर ए होगा, बी नंबर का, निरंतरता का सिद्धांत। जब विकास कभी समाप्त होता ही नहीं है, हमेशा चलता है, निरंतर चलता है, तो निरंतरता का सिद्धांत ही तो होगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यानी ये कंटिन्यू चलता रहता है। आइए चौथा देखते हैं।
प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? आइए, पहला ऑप्शन पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। तीसरा शिक्षण पद्धतियाँ। चौथा अति मानक भाषा। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में कैसी विशेषता होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक होता है, तो ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक होते हैं वो कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए? क्योंकि प्राथमिक स्तर के टीचर ही, शिक्षक ही प्रथम भविष्य निर्माता बच्चों के होते हैं। बच्चों के भविष्य निर्माता प्राथमिक स्तर के टीचर ही होते हैं। वैसे तो प्रथम गुरु और प्रथम भविष्य निर्माता बच्चों के माता पिता होते हैं, माता होती है। फिर इसके बाद प्राथमिक स्तर के शिक्षक होते हैं। तो देखिए, उन प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की विशेषता कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार के वो शिक्षक होना चाहिए? तो उनमें पढ़ाने की उत्सुकता होना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, या फिर शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्ष होना चाहिए, और चौथा अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए। देखिए, ये जितने भी हम प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब के सब CTET की परीक्षा में आए हुए हैं। CTET, UP TET, तो ये सब हम उन्हीं प्रश्नों को करा रहे हैं। जितने भी आपको करा रहे हैं वो सब आए हुए प्रश्नों को ही हम करा रहे हैं, इसलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो प्राथमिक स्तर के शिक्षक धैर्य और दृढ़ता वान होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की विशेषता कैसी होनी चाहिए? उनके अंदर धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको समझाना, पढ़ाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए उनके अंदर साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इनको समझाएं। जब एक प्रकार से ना समझे तो दूसरी विधि के अनुसार, मतलब किसी ना किसी प्रकार से उनको समझाना चाहिए। इस प्रकार से उनके अंदर धैर्यता और दृढ़ता होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से भैया इसका आंसर ये होगा। आइए अब हम 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 5वां है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, प्रश्न का कहने का तात्पर्य है कि कौन सा विकल्प शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का पोषण करता है? तो देखिए, पहला, अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण।
दूसरा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। और तीसरा विकल्प, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। और चौथा, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। देखिए दोस्तों, यह भी सीटेट 2011 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, मैं उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूं जो बार बार परीक्षा में आए हुए हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, आपसे बार बार यही कहूंगा कि दोस्तों, इनको बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। तो इसका क्या होगा आंसर? कौन सा, देखिए प्रश्न को और अच्छी तरह से समझिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का मतलब होता है रचना, किसी भी चीज के बारे में सोचना, रचनात्मक यानी रचना करने के बारे में सोचने का। तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी कि शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी। शिक्षार्थी मतलब शिक्षा को प्राप्त करने वाले। तो पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, इनमें से कौन सा है? इनमें से बी इसका सही उत्तर है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, जब शिक्षक बच्चों को प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराएगा तभी तो उसके अंदर रचनात्मकता की, सृजनात्मकता की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए भैया इसका ये उत्तर है, इसका आंसर बी नंबर का है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि जो 4 से 5 प्रश्न हमारे पास थे अति महत्वपूर्ण थे और जिन्हें हमने करवाया है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और हाँ, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं कि सर इसी प्रकार से आप और क्लास बनाएं, हमको और भी इसी प्रकार के प्रश्न लाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।